हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उसके कुछ एप्लीकेशंस इस चैप्टर में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली दो ही कंसेप्ट पूछे जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस। ठीक है, दोनों ही एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही बनेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन और इसका इंट्रो पार्ट। ये चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कुछ सीखा है उसके एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे। उसे यूज़ करने के बाद यहाँ अपने सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ क्या गिवन है, यहाँ हमें दो ही चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट चीज़ है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको इन दोनों ही चीज़ों की नॉलेज होगी तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बन रहा है। और हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड कहाँ बनता है ये, बिटवीन, किसके बिटवीन में, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। ऐसी वाली लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, वैसी वाली लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हमारी लाइन है। ये क्या है हमारी, इस लाइन को बोल देते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे बनने वाला एंगल, सपोज करो ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइन जो है लाइन ऑफ साइट है, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, सपोज यहाँ एक काइट हुआ है, कुछ भी है, जो भी है एंगल, तो ये जो इनके मिड में बनने वाला है, इनके बिट में जो एंगल बनेगा, सपोज करो ये हमने बोल दिया एंगल थीटा, तो ये क्या है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता है, अगर सपोज करो ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे, ठीक है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी, तो ये यहाँ जो बनता है एंगल, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके मिड में जो बन रहा है ये है हमारा, अगर ये थीटा हमने बोल दिया तो ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर मैं ऐसे ही एक लाइन और बना दूं, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, तो इसके ऊपर बनने वाला एंगल क्या हो गया, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ, इसके ऊपर और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल ये क्या हो गया है, ये हो गया है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ठीक है, हमने ये बता दिया है। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बनता है एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे भी बोल सकते हैं एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है,
बाकी कुछ नहीं, जाता हुआ कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है और सारे ही क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनने वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आपको सिर्फ इतनी बात पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ये हमारे चैप्टर 9 है और हम इसकी डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन हुआ है, यहाँ गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लेमिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप। एक लंबी रस्सी है 20 मीटर की, उस पर सर्कल आर्टिस्ट जो है वो क्लेम कर रहा है। विच इज टाइटली स्टैच हुई है और टाई कर दी गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड पोल से टाई भी कर दिया गया है। इवेल्युएट द हाइट ऑफ द पोल। उस पोल की हाइट कितनी है? इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो हमारा जो रॉप से एंगल बनाया गया था ग्राउंड पर वो क्या है? 30 डिग्री का है। तो सबसे पहले जो डायग्राम गिवन है उसे बना लेते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9। इसमें आई थिंक एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है। आई थिंक क्वेश्चन है 22, तो हमें 2 या 3 पार्ट में कवर करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं इसमें। सपोज हमने सबसे पहले जो डायग्राम गिवन है हमें उसे ही ड्रॉ करना है, बिकॉज डायग्रामेटिकली समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दिस इज द पॉइंट ए बी एंड सी। ये बता दी गई है, हमें रोप की लेंथ गिवन है, तो हम बोलेंगे कि ए बी क्या है? हमारी एक रोप है। ठीक है, और ये सॉरी ए सी क्या है? रोप है। ए बी क्या है? एक पोल है, और ये 90 डिग्री एंगल होगा, हम समझ सकते हैं। और ये हमें एंगल गिवन है यहाँ 30 डिग्री का। ठीक है, इतना तो हमें एग्जाम में इतना तो हमें यहाँ रूप में गिवन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो हम समझ जाएंगे हाइपोटेनस इज इक्वल टू 20 मीटर। हमें हाइपोटेनस 20 मीटर गिवन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, एंगल 30 डिग्री की, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। हमें ना ही बेस पता है ना ही परपेंडिकुलर पता है, तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? हम एंगल थीटा की हेल्प से अपना बेस भी और हाइट भी, बेस से परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हम लिख देंगे क्वेश्चन में, जिससे कंफ्यूज ना हो। ए बी इज ए पोल। ए बी एक पोल है, और AC क्या है? रोप है। AC क्या है? रोप है। हमें क्या निकालना है? पोल की हाइट निकालनी है। मीन्स हमें AC निकालना है, और AC को हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। AC को हम क्या बोल सकते हैं? पर AC क्या है हमारा? परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? आप बताइए, बेस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आता है? हमें क्या गिवन है? हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। हमें बेस भी पता है, और हमें थीटा पता है, और हमें हाइपोटेनस पता है। ठीक है, तो इस थीटा की हेल्प से हम थीटा की हेल्प से निकाल लेंगे। हमें किस किस के नीड है? हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस पता है, तो हम किसका फॉर्मूला पुट करेंगे? साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है? साइन 30। क्या आ जाएगा यहाँ? साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? हमें कैलकुलेट करना है। हाइपोटेनस कितना गिवन है? 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, या परपेंडिकुलर के बगल में हम लिख सकते हैं ए बी, और नीचे आ जाएगा 20। तो यहाँ 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं स्लस ए बी। तो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 10, जो वैल्यू हमारी हाइपोटेनस की थी मीटर में, तो ये भी आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ द पोल। तो क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या हुआ? हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। हमारे पोल की हाइट कितनी है? 10 मीटर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन था। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या गिवन है? सेकंड में गिवन है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से टूट गया है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंट, और ब्रोकन पार्ट बेंट हो गया है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड।
ऐसे बेंट हुआ है कि वो जो ट्री का टॉप था उसने ग्राउंड को टच कर लिया है और एंगल बना लिया 30 डिग्री का। डिस्टेंस बतानी है फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द ट्री टच द ग्राउंड इज 8 मीटर में गिवन हुई है। हाइट ऑफ द ट्री हमें निकालनी है। सबसे पहले इसे डायग्रामेटिकली लिखते हैं, डायग्रामेटिकली बनाएंगे तो हमें क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, सपोज करेंगे दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है। ये हमारा ट्री है एक, ए भी क्या है हमारा एक ट्री है और ये मिड से कट हो गया है, मिड से कट हो गया है और ये यहाँ सी तक समझो ये टूट गया है और ये सी से बेंट हुआ होगा, सी, ठीक है। ये सी से डी तक बेंट हुआ है, उसने ग्राउंड को टच कर लिया है, ठीक है, ग्राउंड को टच कर लिया है। अब हम क्या बोल सकते हैं, बी में बनाया होगा इसका एंगल। अब हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू सी डी। ए सी जितना है उतना ही तो सी डी है। आप ये बात मैंने क्यों बोली, आप समझ भी गए होंगे, बिकॉज जितना ट्री का पार्ट टूटा है उतना ही तो बेंट हुआ है, तो हम बोल देंगे ए सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये बात तो समझ ही गए होंगे। ए बी हमने क्या माना है, ए बी इज ए ट्री, ए बी क्या है, ए बी एक ट्री है विच ब्रेक एट अ सी, जो टूट गया है, कहाँ से टूट गया है, हमने क्या माना है कि विच ब्रेक एट अ सी, जो सी से टूट गया है, एंड टच द ग्राउंड डी, एंड टच द ग्राउंड डी, मतलब कहाँ टच कर गया है, ग्राउंड डी पर। अगर ये हमारा बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होगी, ठीक है। और ये अगर हमारा एंगल थीटा और ग्राउंड पर टच होने के बाद एंड मेक अ एंगल, और कितना एंगल बना लिया है, एंड मेक एंगल 30 डिग्री, तो ये कितना होने वाला है हमारा 30 डिग्री का एंगल होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा, और लेंथ भी गिवन है, जो ग्राउंड से टच कर रहा है वो गिवन है हमें 8 मीटर, मीन्स हमें बेस की वैल्यू भी गिवन है, और ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको एक बात तो पता चल ही रही होगी कि हाइट ऑफ द ट्री कितनी होने वाली है। हाइट ऑफ ट्री होने वाली है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी हमारी हाइट की पूरी ट्री की पूरी हाइट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये तो इतना तो टूट गया था। चलो अब निकालते हैं ए बी, हाइट ऑफ द ट्री पूरी कितनी है, ए बी, तो ए बी हमें ए सी भी चाहिए और बी सी भी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट, अब लिखते हैं, देखो हमें क्या गिवन है, हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें बेस की वैल्यू पता है, ठीक है, और हमें थीटा की वैल्यू पता है। हम बेस की वैल्यू यूज करने के बाद, यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है, अगर हम इसे लें tan थीटा, अगर हम इसे लिखते हैं, हम इसे लिखें tan थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता, बेस की वैल्यू हमें 8 पता है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 8, तो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो हमारे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा है क्या, इसे बोल देंगे BC, हमारे BC की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हम अगर लिखते हैं, अगर मैं हाइपोटेनस भी निकालना हो तो हम लिख देंगे cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बिकॉज हमारे पास बेस ही है और हाइपोटेनस यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, बेस कितना है 8 और हाइपोटेनस क्या है निकालना है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 2 डिवाइडेड बाय √3, तो हाइपोटेनस आ जाएगा हमारा 16 डिवाइडेड बाय √3। और हाइपोटेनस है क्या, हाइपोटेनस है CD, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, CD की। हमें BC भी मिल गया है, हमें BC मिल चुका है और हमें CD मिल चुका है, और CD ही किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, CD ही तो AC के इक्वल होगा ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB किसके इक्वल है, पहले AB निकालते हैं, AB इक्वल है BC प्लस AC के, ठीक है। बट हमें AC किसके इक्वल है, हम जानते हैं AC इक्वल है CD के, तो यहाँ पुट करेंगे BC प्लस CD, क्योंकि BC की वैल्यू और CD की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 16 डिवाइडेड बाई √3, तो एलसीएम तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा और 8 प्लस 16 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई
√3। अगर डिनोमिनेटर में हमारा रूट आ रहा है तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ नहीं छोड़ते हैं, उसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, या हम 24 की वैल्यू को भी 24 के फैक्टर करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 24 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 कैसे आया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, डिवाइड में क्या है √3। अब हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और इसे क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं, तो नीचे क्या है √3, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8√3। अब हमें रेशनाइज नहीं करना पड़ेगा, फैक्टर निकालने से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर सी। और ये हमारा निकल के आया है, ए बी निकल के आया है, और ए बी है क्या, हाइट ऑफ द ट्री। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द ट्री बतानी है, वो कितनी आ गई है 8√3 मीटर। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, कॉन्ट्रैक्टर है प्लान टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड्स फॉर ए चिल्ड्रन इन ए टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में एक कॉन्ट्रैक्टर वो चाहता है बच्चों के लिए 2 स्लाइड लगाते हैं फॉर ए चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर्स। जो 5 ईयर से कम के बच्चे हैं वो प्रेफर करता है कि उनकी जो स्लाइड लगाए उसकी हाइट जो होनी चाहिए 1.5 मीटर होनी चाहिए, और एंगल बनाना चाहिए 30 डिग्री का ग्राउंड पर। ठीक है, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए जो ये लगाएगा स्लाइड, उसकी हाइट होनी चाहिए 3 मीटर, और वो एंगल बनाना चाहिए 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो हमें बताना है कि स्लाइड की लेंथ क्या होने वाली है। ठीक है, हमें हाइट गिवन है, एंगल गिवन है, लेंथ बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी डायग्रामेटिकली समझते हैं। सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्लाइड लगने वाली है। ठीक है, स्लाइड की हाइट हमें गिवन है 1.5, स्लाइड एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री का। ये 2 बातें हमें गिवन है। अगर मैं इस पॉइंट को ए बी एंड सी से डिनोट करूं तो हमें ये बात पता है। और ये क्या हो गया, अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं बड़े बच्चों की बात करूं, अगर बड़े बच्चों की बात करें तो इसकी हाइट गिवन है 3 मीटर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ये बनाएगा, और ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज द बेस। ठीक है, ये बी पॉइंट बोल देते हैं, ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब दोनों बच्चों की स्लाइड्स की हमने बना लिए हैं। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द हाइट बताई है, लेंथ निकालनी है। मीन्स इस वाले क्वेश्चन में बीसी, इसमें भी हमें बीसी कैलकुलेट करना है। तो चलो क्या लिखेंगे, ए बी क्या है, ए बी क्या है, टॉप ऑफ द स्लाइड। ए बी क्या है, टॉप ऑफ द स्लाइड है। और बी सी क्या है, अगर हम बात करें, सॉरी, ए सी क्या है, ए सी हमारी एक स्लाइड है, ए सी हमारी एक स्लाइड है। ठीक है, तो चलो हम वैल्यू निकालते हैं। हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, बिकॉज हमें एसी निकालना है ना, हाइपोटेनस निकालना है। तो वैल्यू की क्या लगानी पड़ेगी, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो यहाँ हमें गिवन है, कितना है 1.5, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, और यहाँ वैल्यू किसकी रखेंगे, साइन 30 डिग्री की। ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, हाइपोटेनस आ जाएगा 3। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। चलो अब दूसरी वाली स्लाइड के लिए इसलिए भी निकालते हैं। दूसरी वाली स्लाइड के लिए अगर हम बात करें तो इसे भी हम रखते हैं, साइन यहाँ आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर साइन 60 डिग्री क्या आ जाता है वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 डिवाइडेड बाई √3। तो हाइपोटेनस क्या आएगा हमारा, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ हाइपोटेनस आ जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही स्लाइड की हमने क्या निकाल ली है, लेंथ कैलकुलेट कर लिया। लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई है हमारी, √3, और एक क्या आ गई है 3। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन ये था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट से हमें हाइट गिवन है 30 मीटर की, हमें इस फुट से हमें लेंथ गिवन है 30 मीटर की, हमें 30 मीटर अवे है और 30 डिग्री का ही एंगल बना रहा है, तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्या लिखेंगे हम, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये हो गया है हमारा सी पॉइंट। ठीक है, तो हमें बीसी कितनी गिवन है 30 मीटर। ठीक है, हमें लेंथ गिवन 30 मीटर और हमें ये एंगल भी कितना गिवन है 30 डिग्री का एंगल गिवन है। और हमें निकालने क्या है परपेंडिकुलर, मतलब हमें ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस गिवन है, ये क्या होता है हाइपोटेनस। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, मतलब हमें ए बी निकालना है। तो हम बोल क्या सकते हैं कि ए बी क्या है, ए बी एक टावर है। ठीक है, ए भी एक टावर है और सी पॉइंट क्या है, सी क्या है 30 मीटर अवे है, किससे, फुट ऑफ द टावर से, अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर से 30 मीटर अवे कौन है, अवे है हमारा सी। ठीक है, हाइट निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है। हाइट क्या होता है परपेंडिकुलर, हमें हाइट निकालनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइट को, हम कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको पता होगा हाइट का हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, तो बेस गिवन है, हमें क्या गिवन है बेस, और हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। तो बी अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है, सॉरी पी अपॉन बी, इसमें दोनों आ जाए, पी अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है tan का, और यहाँ tan थीटा का, मतलब यहाँ वैल्यू कितनी गिवन है tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, बेस की वैल्यू 30 गिवन है और tan 30 वैल्यू आती है 1/√3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई √3। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, रेशनाइज करना पड़ेगा, या एक चीज और कर सकते हैं 30 के फैक्टर कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा tan√3 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है हाइट ऑफ द टावर। क्या है हमारा, क्या लिख देंगे हम, हाइट ऑफ टावर इज कितने आ गई है, हाइट ऑफ टावर आ गई है tan√3 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, एक काइट इज फ्लाइंग ऑफ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे पॉइंट है, उस पर टाई कर दी गई है उसकी स्ट्रिंग को। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज द ग्राउंड इज 60 डिग्री। में वो जो इंक्लिनेशन है वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। लेंथ पर निकालनी है स्ट्रिंग की, अज्यूम करना है कोई स्लैक भी नहीं है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, वो जो उसकी डोर है उस डोर की लेंथ हमें निकालनी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 का सोल्यूशन देखते हैं। सपोज कर लेंगे ये हमारा, ये हमेशा अगर हम इसे मानते हैं बी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, हम क्या कहेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट। ए बी क्या है, काइट की हाइट है। ठीक है, यहाँ सपोज कर लिया हमने एक काइट है। ठीक है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ 60 डिग्री का, और ये हाइट भी हमें कितनी गिवन है 60 मीटर अवे है ये। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ निकालनी है, हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, मतलब हमें हाइपोटेनस निकालना है। हम क्या लिखेंगे, ए बी इज हाइट ऑफ द काइट। ए बी क्या है, काइट की हाइट है। ठीक है, और सी क्या है, सी इज ए पॉइंट, सी एक ऐसा पॉइंट है, सी इज पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग, जो उसकी स्ट्रिंग है वो टाई है। ठीक है, स्ट्रिंग टाई करी गई है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 60, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 60 अब हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा √3, इक्वल में आ जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइड बाई √3। 120 के फैक्टर कर लेंगे, कैसे होंगे 120 के फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ 120 के फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, 2 6 12 0 एज इट इज, 2 3 6 0 एज इट इज,
2 1 जा 2 1 बचा तो हो गया 10, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। तो क्या फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे आ जाएगा √3। तो 3 को कैसे लिख सकते हैं 2 2 2 और √3 को लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 आउट कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या वैल्यू बचेगी हमारी, कितनी वैल्यू आ गई है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 40 √3 हमारी आ गई है स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इतने मीटर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या गिवन है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है जिसकी हाइट गिवन है 1.5 मीटर और वो एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उसके कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई, जो एंगल बन रहा है उसकी आई से बच्चे की टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप पर वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक इंक्रीज होता है जब वो बिल्डिंग के टुवर्ड्स वॉक करता है। मीन्स एक 1.5 मीटर का बच्चा है वो खड़ा हुआ है किसी बिल्डिंग के सामने, बिल्डिंग की हाइट गिवन है 30 मीटर। जब वो बच्चा जैसे ही बिल्डिंग के पास जाता है तो उसका पहले जो आई से बिल्डिंग के टॉप तक का एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री था। पास उसके बिल्डिंग के जैसे पास जाता रहता है तो एंगल बढ़ के 60 डिग्री तक हो जाता है। तो हमें निकालना है कि बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 60 डिग्री के एंगल तक पहुंचने के लिए। तो हम इस सबसे पहले क्या बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सपोज हम ऐसे बनाएंगे। ये ए है और ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए है और ये हमारा बी पॉइंट है। यहाँ इसे हम नीचे से करेंगे ऐसे, इसे मानेंगे हम बी पॉइंट, क्योंकि यहाँ क्या है 1.5 मीटर जो है वो बच्चे की लेंथ गिवन है। ठीक है, 1.5 मीटर बच्चे की, ये क्या खड़ा है यहाँ पर एक बॉय खड़ा है, क्या खड़ा है एक यहाँ बॉय खड़ा है जिसकी 1.5 मीटर हाइट है। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, सपोज करो ये ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है। यहाँ एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का। अगर वो बिल्डिंग के टुवर्ड्स जाता है, ठीक है, बिल्डिंग के टुवर्ड्स जाने पर वो एंगल कितना डिग्री होता है, एंगल कितना इंक्रीज होता है 60 डिग्री का। तो ये ई पॉइंट है और ये हमारा एफ पॉइंट है। ठीक है, पहले आप डायग्राम ढंग से देखिए। ये हमारा हम क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या थी बिल्डिंग की हाइट है, ये भी हमारी क्या है एक बिल्डिंग है, ये भी क्या है एक बिल्डिंग है। ठीक है, और ये पूरी कितनी गिवन है हमें 30 मीटर गिवन है। तो हमें अगर सपोज करो हमें ए बी क्या गिवन है 30 मीटर, हमें क्या निकालनी है ए एफ, हमें ए एफ निकालनी है। तो हम ए बी में से क्या माइनस करेंगे एफ बी, और एफ बी की हाइट कितनी है 1.5, तो 30 माइनस 1.5 तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर ए एफ आ गई है। ठीक है, ये आ गई है ए एफ। ठीक है, और 28.5 गया, अब ये आ गई है 28.5 और ये रह गई है हमारी 1.5। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये निकालना है, हमें डी ई निकालनी है कि बच्चे ने कितना वॉक किया होगा। ठीक है, तो ये तो ए एफ तो हमारी निकल गई है। अब पहले वाला ट्रायंगल लेंगे हम ए ई एफ। हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया है ए ई एफ। सबसे पहले ट्रायंगल की बात करी हमने इन ए ट्रायंगल ए ई एफ। अगर ए ई एफ ट्रायंगल की बात करें तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्यों लिखा tan 60 डिग्री, बिकॉज हमें क्या आता है tan की वैल्यू क्या आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या था ए एफ था, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है ए एफ है, और बेस क्या है यहाँ ई एफ है। ठीक है, यहाँ बेस क्या है ई एफ है। देखिए आप, अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है ए एफ और बेस क्या है ई एफ। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है 28.5। ई एफ की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ई एफ की वैल्यू आ जाएगी 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, इतना तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें कौन सा एंगल लेना है, पूरा बड़े वाला ए डी एफ। अब हमें कंप्लीट एंगल की बात करनी है। हम बात करेंगे इन ए ट्रायंगल ए डी एफ। हम पूरे कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे tan
30 डिग्री, उसका एंगल कितना है 30 डिग्री। और ये भी क्या आ जाएगा AF अपॉन पूरी हाइट आएगी इस बार DF, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और AF की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है 28.5 और DF की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो DF की वैल्यू आ जाएगी 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3, DF की वैल्यू आ जाएगी इतनी, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें जो पूरी DF है, पूरी DF हमें पता चल गई है। अगर हम ये DF किससे मिलके बनी हुई है DE प्लस EF से, ठीक है, DE प्लस DF से। तो DF की वैल्यू क्या है 28.5 √3 इज इक्वल टू DE की वैल्यू हमें नहीं पता है, DE की वैल्यू हमें नहीं पता है। EF की वैल्यू ने पीछे निकाल ली है, कितनी आई थी 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, यही आई थी ना। हम क्या करेंगे 28.5 √3 में से माइनस करेंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस का आ जाएगा डिवाइड बाई √3 को, और ये इक्वल में DE एज इट इज रहेगा। तो √3 क्या लेना, यहाँ बनवान कर √3 क्या लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, तो यहाँ क्या करनी पड़ेगी √3 से मल्टीप्लाई, 28.5 √3 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस क्या आ जाएगा 28.5 इज इक्वल टू आ जाएगा DE, यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, माइनस के 28.5 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू DE, ठीक है। √3 क्या बन गए हैं आपस में 3 बन गए हैं। इसके मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है 85.5 माइनस 28.5 डिवाइड में √3, ये आया है 57 डिवाइड में √3, ठीक है। तो अब इसके फैक्ट ये क्या किसकी वैल्यू निकल के आई है हमारी DE की, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइड में √3 इज इक्वल टू DE। तो ये क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइड में क्या आ गया है √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने DE की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 √3। तो अपने DE की वैल्यू यहाँ क्या कैलकुलेट करके लाए हैं हम 19 √3। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हो गए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो में 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करनी है। तो चलो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, ये हमारा A पॉइंट है, B पॉइंट है, यहाँ भी जाएगा एक C, और यहाँ जाएगा हमारा ये 2 एंगल दिए हैं ना। कंप्लीट एंगल तो हमें गिवन है 60 डिग्री का, और हमें पहला वाला एंगल दिया है 45 डिग्री का, ठीक है। और ये हाइट दी है हमें 20 मीटर की, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये भी हमें अब हम निकालते हैं, बस हमें इतना ही गिवन है। हम लिखेंगे ये ट्रांसमिशन टावर है, ये क्या है एक ट्रांसमिशन टावर है। AC क्या है एक बिल्डिंग है, ठीक है। जो AC क्या है बिल्डिंग है, और CD क्या है उसके ऊपर टावर है। बिल्डिंग के ऊपर क्या लगाया गया है एक टावर लगाया गया है, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें ABC, अगर हम ABC इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता है थीटा भी पता है, मतलब हमें tan थीटा पता है। tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा BC डिवाइड बाय बेस क्या होगा हमारा AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू BC की वैल्यू है 20, डिवाइड में आ गया AB। तो हम लिख देंगे AB क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा AB की वैल्यू 20, मीन्स हमें बेस भी यहाँ कितना मिल गया है 20। तो ये भी अब हमारा कितना आ गया है 20 मीटर, ठीक है। अब हम कंप्लीट अगर ट्राइंगल की बात कर लें, हम बात कर लें कंप्लीट ट्राइंगल की, इन द ट्राइंगल ABD अगर कंप्लीट ट्राइंगल की बात कर लें तो हमें एंगल यहाँ कितना गिवन है tan 60 डिग्री से सेम पर आना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पूरा परपेंडिकुलर क्या होगा AD, परपेंडिकुलर होगा यहाँ BD, परपेंडिकुलर होगा यहाँ BD, और बेस यहाँ होने वाला है AB सेम एज इट इज, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या आता है 60 की वैल्यू आ जाएगी √3,
और बी डी की वैल्यू हमें परपेंडिकुलर पूरा कंप्लीट पता नहीं है, और ए बी कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है हमारा 20, तो हम लिखेंगे पूरे कंप्लीट बी डी की वैल्यू आ जाएगी 20√3। ठीक है, अब हमें बी डी भी पता है और हमें ए बी भी पता है, हमें बी डी पता है और हमें बी सी भी पता है, तो हम लिख सकते हैं बी डी पूरा कंप्लीट बी डी किसके इक्वल है, ये इक्वल है बी सी प्लस सी डी के। ठीक है, और बी डी की वैल्यू क्या है 20√3 और बी सी की वैल्यू क्या है 20 है, और हमें सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ द टावर तो निकालनी थी हमें, तो ये क्या आ जाएगा 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू सी डी। हमें सी डी की हाइट तो कैलकुलेट करनी थी, तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डी का लेगा 20, दोनों से माइनस ले सकते हैं और ये 1 बचेगा √3 माइनस 1, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू √3 माइनस 1 सेंटीमीटर। और ये सी डी हमारा क्या निकल के आया है, हाइट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर एक टावर लगाया गया था और उस टावर की हाइट हमसे पूछी गई थी, तो ये हमारी हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ इस वीडियो में हमने 7 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें टोटल 21 क्वेश्चन है, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।